हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृत आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका टेस्ट नंबर 3 है कि जिसके अंतर्गत आपको जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अभी जो है संस्कृत आईएएस का भी आपका सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहा है। जैसे इसके पहले जो हम लोग टेस्ट सॉल्व किए हैं उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन 2 टेस्ट हुए हैं, दोनों में एक में ज्योग्राफी एक में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे थे। इसमें जो है पॉलिटी और जो आपको हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो मॉडर्न इंडिया के हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी प्रॉपर कवर किया गया है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी ये प्रैक्टिस सेट आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, तो दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिले, हिंदी और इंग्लिश। तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी प्रैक्टिस सेट्स अभी सॉल्व कराए जा रहे हैं, जैसे इसके पहले जो दृष्टि आईएएस के कराए गए हैं, ध्याईएस के कराए गए हैं, सबके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नाम से। तो अब तक जो टेस्ट हुए हैं और एग्जाम तक जो टेस्ट होंगे, उसके साथ साथ करंट अफेयर से रिलेटेड जो वीडियो आएंगे, सारे मटेरियल्स वीडियो जो है आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट में विजिट करके अब तक जो टेस्ट हुए हैं उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसके अंतर्गत हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग कोशिश किया करें कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और लास्ट में जरूर एक बार चेक कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें, कोशिश किया करें कि इसलिए वीडियो जो है जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। हाँ, लेकिन ये है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए जो है केवल हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाए जाते हैं और इसीलिए वीडियो जो है अन्य टेस्ट सीरीज की तुलना में थोड़े लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डोमिनियन स्टेट अधिराज्य पद का सही विवरण प्रस्तुत करता है? औपनिवेशिक शक्ति द्वारा किसी देश को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, केंद्र में नाममात्र के प्रधान के रूप में वायसराय तथा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता, औपनिवेशिक शक्ति को जनता द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से शासन करने का अधिकार, परतंत्र देश को औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान बने रहने की शर्त पर स्वशासन प्रदान किया जाना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परतंत्र देश को औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान बने रहने की शर्त पर स्वशासन देना। ठीक है, जैसे केंद्र की जो शक्तियां होती हैं उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ठीक, और सेना से रिलेटेड हो गया, वित्त से रिलेटेड हो गया, ये कुछ जो शक्तियां होती हैं यह जो औपनिवेशिक शासक होते हैं उनके पास होती है। बाकी जो राज्य होते हैं जिनको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाता है उनको ये सब शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, तो कुछ शर्तों पर इन्हें डोमिनियन स्टेट देने की बात की जाती है। ठीक है, और अगर भारत में इसकी हम बात करें, भारत में अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, भारत में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय डोमिनियन स्टेट की मांग में जो तीव्रता आई थी उसमें तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन का गठन किया गया था, इन्होंने भी अधिराज्य अर्थात डोमिनियन स्टेट दर्जे की मांग की थी। उसके साथ साथ 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी पूरे भारत के लिए एक इकाई वाला संविधान बनाने की बात की गई थी। उसके साथ साथ केंद्र और प्रांतों को पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता अर्थात डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी। लेकिन कुछ राष्ट्रवादी जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू हो गए, वो लोग डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण जो है मतलब स्वतंत्रता चाहते थे और इसी वजह से जो है विरोध भी करते थे। और कांग्रेस के भीतर एक संस्था का गठन किया था जिससे कि वह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को बहाल कर सके। ठीक है, उसके साथ साथ नेहरू रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे जो अंग्रेजी उपनिवेश हैं उसकी तरह औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान बने रहने की शर्त पर स्वशासन जो डोमिनियन स्टेट है यह प्रदान करने की मांग की थी। 1929 में इरविन ने रैमजे मैकडोनाल्ड की जो नवगठित सरकार थी उसके विचार विमर्श के आधार पर यह घोषणा किया गया था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कब दिया जाएगा इसका कोई उल्लेख नहीं था। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है? परतंत्र देश को औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान बने रहने की शर्त पर स्वशासन प्रदान करना। सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सहयोगी थे? नरहरि पारिक, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी लोगों ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का सहयोग किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
दोस्तों जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी एग्जाम को बहुत दिन नहीं रह गए हैं, तो जितना जल्दी हो सके उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। ज्वाइन करके जो भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है, उसमें बहुत से सब्जेक्टिव टेस्ट कराए गए हैं, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं कराए गए हैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए हैं जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट हैं मेक IAS PCS मंत्रा वगैरह के, ठीक है। उसके साथ साथ GS वर्ल्ड के भी 10-15 टेस्ट सीरीज हैं। IAS और दृष्टि IAS के अब तक जो भी टेस्ट कराए गए हैं वो सारे टेस्ट हैं। CSAT के आपको टेस्ट मिल जाएंगे, उसके साथ करंट अफेयर और UP स्पेशल से रिलेटेड जो GS के क्वेश्चन है उनके टेस्ट मिल जाएंगे। तो वो प्रॉपर एक आपका वहाँ पे जो है तैयारी अगर आपकी अच्छी हो गई है और रिवीजन हो गया है तो आपकी प्रैक्टिस सेट के पर्पज़ से, प्रैक्टिस के पर्पज़ से वो इम्पोर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि उसका चार्ज बहुत ज़्यादा रखा गया है। टेलीग्राम पे या फिर अन्य कहीं भी जहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता हो सबसे कम प्राइस रखा गया है, जिससे कि आप लोग उसे ईजिली परचेज कर सकें, ठीक है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए वो टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। और मेन जो उद्देश्य यही है कि आप लोग अच्छे से करें और एग्जाम में प्रैक्टिस सेट इतना जो है करने के बाद अगर अच्छे से आप लोग कर रहे हैं तो एग्जाम में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और उसमें जो है देखिए, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें अगर लग रहा है कि हाँ यहाँ से हो जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो प्रैक्टिस करें। हाँ बशर्ते ये है कि डेली बेसिस पे अच्छे से प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और इसके बारे में कुछ और अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका में इनके द्वारा जो भी अभियान किए गए थे, जो भी आंदोलन किए गए थे, उसकी सफलता के बाद जो भारतीय साउथ अफ्रीका में रहते थे, इन्होंने इनके व्यक्तित्व के बारे में जब उनको परिचय मिला तो उन्होंने सोचा कि भारत में भी एक जो नेतृत्वकर्ता, जो एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए काम करे और अंग्रेजों से उनके लिए क्या करे, संघर्ष करे। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो 19वीं सदी में जो गोरे बगान मालिक नील आंदोलन आंदोलन कर रहे हैं, चंपारण में जो 3/20 जो 3/20 जो था, यहाँ पे नील की खेती करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया था, जिसको 3 कटिया पद्धति कहा जाता था। और 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में जब रासायनिक जो आपके कलर हैं उनका विकास हो गया, जिससे जो नील मालिक हैं, नील का जो बाजार है वो बहुत ज़्यादा छिड़ हो गया था, मतलब बहुत कम हो गया था। और जो चंपारण के बागान मालिक थे वह नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए थे। किसान भी मजबूर थे, नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन परिस्थितियां को देखते हुए गोरे जो बगान मालिक थे, किसानों की व्यवस्था का फायदा उठा करके उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के बदले में लगान व अन्य जो करे की दर है वह अत्यधिक उसमें वृद्धि कर दी थी, जिसके बाद व्यापक विरोध देखने को मिला था। और पहली बात यह है कि नील की खेती करने के बाद वो जो मृदा होती थी वह अनुर्वर हो जाती थी। नील की अगर लंबे समय तक किसी भूमि पर आप खेती कर रहे हैं तो उसके बाद वहाँ पे जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन है वो नहीं होता था, वो भूमि ऊसर हो जाती थी, ठीक है, अनुपजाऊ हो जाती थी, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता था। ये भी इसके पीछे एक रीजन था। एक तरफ जो है भूखमरी अपने चरम पर थी, भयावह स्थिति में, और दूसरी तरफ जो बगान मालिक है बहुत जो हाई रेट है वो भूमि रेट वो लगा रहे हैं, ठीक है। और चंपारण में जो महात्मा गांधी को बुलाया गया था नीलान उसके चंपारण सत्याग्रह के लिए, वो राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। और यहाँ पर महात्मा गांधी के राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मजहरुल हक हो गए, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, JB कृपलानी, इन्होंने उनका सहयोग किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ये चारों लोग महात्मा गांधी के सहयोगी थे। निम्नलिखित में से किसने 1917 में होम रूल लीग के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में अपना नाइट की जो उपाधि है, नाइटहुड की, ये वापस कर दी थी? किसके द्वारा ये उपाधि वापस कर दी गई थी? यह उपाधि जो है सर सुब्रमण्यम अय्यर जो है, इन्होंने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जो 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के विरोध में इन्होंने किया था, ठीक है। और क्यों किया था? क्योंकि इसके जो नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए और एनी बेसेंट हो गए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद इन्होंने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आत्मिक हास्योन्माद एवं अंतर्ज्ञान से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति, पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास, साक्ष्य तथा उपनिषद दर्शन प्रेरणा के स्रोत। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताओं में कौन शामिल है ये आपको बताना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हो जाएगा, तीनों विकल्प इसका सही है, ठीक है, तीनों विकल्प सही है। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करें, इसका स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लावटस्की और कर्नल एलकार्ट द्वारा किया गया था, और ये दोनों अमेरिकी नागरिक थे, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे खोला गया था? मद्रास के अडयार में इसका मुख्यालय खोला गया था। और इस समाज के जो अनुयायी थे ईश्वरीय ज्ञान, आत्मिक हास्योन्माद
अंतर्ज्ञान द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते थे। यह लोग पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे। शाक्य और उपनिषद के दर्शन द्वारा प्रेरणा प्राप्त करते थे और इनका विश्वास आध्यात्मिक भातृभाव था। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने गांधी इरविन समझौते से असहमति व्यक्त की। इस समझौते में राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की अवहेलना की गई थी। सरकार ने भगत सिंह एवं उनके साथियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की मांग पर विचार नहीं किया। आपको बताना है, जो रेडिकल राष्ट्रवादियों ने गांधी इरविन समझौते से असहमति व्यक्त की और इसके पीछे रीजन क्या था। इस समझौते ने राजनीतिक स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की अवहेलना की थी, इसलिए किया गया था, या फिर सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की मांग पर विचार नहीं किया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा दोनों कथन एक ही व्याख्या करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और डेट भी अगर पूछ ले 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है तेज बहादुर सप्रू और M.A. जायकर इन लोगों ने प्रयास करके महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता कराया था। ठीक है, तो मत कह सकते हैं कि इसमें मध्यस्थ की जो भूमिका है तेज बहादुर सप्रू और M.A. जायकर द्वारा निभाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसमें जो कुछ समझौते में ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था इसमें जो कुछ प्रावधान किए गए थे उनकी अगर हम बात करें, कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ कांग्रेस द्वारा इस शर्त पर द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया गया कि प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों का आधार संघीय व्यवस्था और उत्तरदायित्व पूर्ण शासन होगा। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा, वैदेशिक, अल्पसंख्यकों से जुड़े विषय, भारत की वित्तीय स्थिति जैसे जो मामले हैं उन पर गंभीर विचार विमर्श किया जाएगा। और इस समझौते के अंतर्गत लॉर्ड इरविन द्वारा जो सहमति व्यक्त की गई थी कि हम अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाएगा गांधी इरविन समझौते में, उसकी अगर हम बात करें, समुद्र तट के निकट रहने वाले लोगों को निश्चित सीमा के भीतर निःशुल्क समुद्री नमक बनाने की अनुमति दी गई थी अंग्रेजी सरकार द्वारा विदेशी वस्तुओं, अफीम और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। मतलब जो लोग सरकारी सेवा छोड़ चुके थे उनका पुनः जो है नौकरी देने की, पुनः उनकी सेवा बहाली करने की बात की गई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौते में। उसके साथ साथ सविनय अवज्ञा के संबंध में सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को वापस ले लिया जाएगा। सरकार द्वारा सविनय अवज्ञा के दौरान जब्त की गई जो संपत्तियां इनको लौटा दिया जाएगा। हिंसात्मक अपराधियों को छोड़ करके, जो हिंसा के जिनको गिरफ्तार किया गया हिंसा के कारण, उनको छोड़ करके जो अहिंसक राजनीतिक बंदी बनाए गए हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। मतलब जो हिंसक है लोग हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हिंसा कुछ की गई है उनको रिहा नहीं किया जाएगा। जो अहिंसक राजनीतिक है उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये भी जो है गांधी इरविन समझौते में था। ठीक है, और इसका एक व्यापक विरोध करने का पीछे रीजन यह भी था क्योंकि गुरु लोग थे इनको आ गया और इनको लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो जो इनको मतलब फांसी की सजा है या जीवन कारावास में ही बदल दिया जाए, उससे भी अंग्रेजी सरकार सहमत नहीं थी, जिसका बहुत ज्यादा व्यापक विरोध देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी को बहुत जगह जो है काले झंडे दिखाए गए, गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के भारतीय सदस्य थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी, आशुतोष मुखर्जी, गुरुदास बनर्जी या फिर डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 4। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, यह दोनों लोग सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के दोनों लोग सदस्य हैं, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। और सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। यह शिक्षा से रिलेटेड सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन भी सही है। गंडमक की संधि निम्नलिखित में से किनके मध्य में हुआ था? अंग्रेज और नेपाल, अंग्रेज वर्मा, अंग्रेज एवं तिब्बत या फिर अंग्रेज एवं अफगानिस्तान? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? गंडमक की जो संधि है वह अंग्रेज और अफगानिस्तान के बीच में गंडमक की संधि की गई थी। ठीक है, गंडमक की संधि। देखिए, अफगानिस्तान के साथ संबंध को अस्थायी बनाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार है इनके द्वारा 2 युद्ध करे गए थे। 1841 में काबुल में विद्रोह छिड़ जाने के बाद ब्रिटिश सेना को अफगान सरदारों के साथ एक समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा था और इस अंग्रेजों का प्रथम अभियान जो कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1842 में काबुल पर अधिकार करके उनके द्वारा दोस्त मोहम्मद को अफगानिस्तान का स्वतंत्र शासक बनाया गया था।
अफगान शासक शेर अली पर ब्रिटेन की शर्तें आरोपित करने के लिए 1878 में एक और हमला किया गया और इसे दूसरा अफगान युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सेकेंड जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था यह 1878 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। ठीक है, 1879 ईस्वी में शांति स्थापित करने के लिए शेर अली के बेटे याकूब खान ने गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक, तो जो सेकेंड अफगान युद्ध हुआ था इसके बाद गंडमक की संधि की गई थी और गंडमक की संधि जो हुई थी यह 1879 में हुआ था, गंडमक की संधि। ठीक है, 1879 में गंडमक की संधि की गई थी सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध के बाद। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था? कानपुर अधिवेशन 1925, मद्रास 1927, लाहौर 1929 या फिर कराची 1931? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, बाकी जो कराची अधिवेशन है, कराची अधिवेशन की बात करें इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसमें गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। इसी के साथ मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को भी स्वीकार किया गया था, याद रखेगा। मद्रास अधिवेशन की बात करें, मद्रास अधिवेशन जो हुआ था यह आपकी 1927 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी M.A. अंसारी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इस अधिवेशन में स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? मद्रास अधिवेशन 1927 में। कानपुर अधिवेशन की बात तो 1925 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है यह सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और यह प्रथम भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक, तो ये चारों अधिवेशन किनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी और इसमें मेजर डिसीजन क्या लिए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा में सुधार से संबंधित है? इस लिंगटन आयोग, फ्रेजर आयोग, ली आयोग या फिर एचिसन आयोग? कौन सा विकल्प सही है? फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1 2 4 1 2 4। फ्रेजर आयोग इसमें शामिल नहीं। बाकी जो आपका इस लिंगटन आयोग है, ली आयोग है और एचिसन आयोग, इन सभी का जो संबंध है सिविल सेवा में सुधार से संबंधित है। ठीक है, सिविल सेवा में सुधार से संबंधित है। बाकी इस लिंगटन आयोग की अगर हम बात करें, इस लिंगटन आयोग का जो गठन है सिविल सेवा में सुधार करने के उद्देश्य से 1912 में इस लिंगटन आयोग का गठन किया गया था। ठीक, 1912 में इस लिंगटन आयोग का गठन किया गया था। ली आयोग का जो गठन किया गया था 1924 में किया गया था। 1924 में ली आयोग का गठन किया गया था। ठीक, और इसमें कहा गया था कि सिविल सेवा ब्रिटिश होनी चाहिए, 40% भारतीयों को सीधे भर्ती किया जाना चाहिए, 20% भारतीयों को प्रांतीय सेवा में पदोन्नत करना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें जो भारतीयों की संख्या है वो मुख्य रूप से बढ़ाने की बात की गई थी। ठीक, उसके बाद है आपका जो एचिसन आयोग। एचिसन आयोग की अगर हम बात करें, इसका जो गठन किया गया था यह 1886 में किया गया था एचिसन आयोग का गठन। ठीक, एचिसन आयोग का गठन और एचिसन आयोग की अध्यक्षता में जो जॉर्ज सर चार्ल्स एचिसन ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी और इसी आयोग की सिफारिश पर जो सिविल सेवा में अधिकतम आयु है, प्रवेश करने की अधिकतम आयु, वो 23 वर्ष वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त कर दिया गया था। सिविल सेवा की जो उम्र है वो कम कर दिया गया था, जो वैधानिक सिविल सेवा है उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इस लिंगटन आयोग, ली आयोग और एचिसन आयोग, इन सभी का जो संबंध है सिविल सेवा में सुधार से संबंधित है और इनका गठन कब किया गया था ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कुछ पुस्तकें दी गई हैं। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड अरविंद घोष, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जयप्रकाश नारायण? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन की अगर हम बात करें, इसकी रचना जयप्रकाश नारायण नहीं बल्कि राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। ठीक है, राम मनोहर लोहिया द्वारा इसका क्या किया गया था? इसका गठन, मतलब इस पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक, सही आंसर टी हो जाएगा। कंपनी एवं बंगाल के नवाब के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण दस्तक निम्नलिखित में से क्या था? दस्तक क्या था? दस्तक की अगर हम बात करें तो यह कंपनी के करमुक्त व्यापार का परमिट था। मतलब कंपनी जो था यह बंगाल के शासन क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आते थे, बंगाल के नवाब के क्षेत्र में जो भी आते थे
वहाँ पर फ्री बिना चुंगी की अपना व्यापार कर सकते थे, जबकि जो देसी व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी थे, उनको चुंगी देना पड़ता था, मतलब टैक्स देना पड़ता था। और इसका उपयोग जो है, इसका जो दुरुपयोग है अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया जाता था। इससे बंगाल का जो नवाब है उसे बहुत ज़्यादा हानि होने लगी, जिसके बाद इसने दस्तक का जो दुरुपयोग है इसको रोकने के लिए सभी के लिए फ्री जो है वो व्यापार वाणिज्य को कर दिया था। ठीक है, तो कंपनी के करमुक्त व्यापार का परमिट था यह फ्री दस्तक। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज बनारस को निम्नलिखित में से किसने स्वयं क्षरण होते अंधकार के मंदिर कहा था? स्वयं क्षरण होते अंधकार के मंदिर कहा था, किसने कहा था? टीबी मैकाले, चार्ल्स वुड, विलियम केरे या फिर लॉर्ड विलियम बेटिक? किसके द्वारा यह कहा गया था? यह कथन है टीबी मैकाले का। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, टीबी मैकाले का। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, देखिए अगर हम बात करें जो कलकत्ता मदरसा, इसका स्थापना कब किया गया था? कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई थी 1781 ईस्वी में, याद रखिएगा। और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डक्कन द्वारा, इसका यह कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1791 में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1791 में। ठीक है, कलकत्ता मदरसे की स्थापना 1781 में किया गया था, विलियम जो आपका वारेन हेस्टिंग द्वारा। ठीक है, और जो संस्कृत कॉलेज है बनारस का, इसका स्थापना किया गया था जोनाथन डक्कन द्वारा। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी जो अल्बुकर्क है, इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसमें अगर पूछ ले कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाई थी? जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया जाता था? संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार, सोम प्रकाश और बंगदूत? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम प्रकाश का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया जाता था। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी नव प्रभात का तारा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। ठीक है, और इनके द्वारा मिरातुल अखबार, संवाद, कौमुदी और बंगदूत का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, बंगदूत का संपादन प्रकाशन किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इनके विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 कोलकाता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें सोम प्रकाश की, द्वारकानाथ विद्याभूषण, इनके द्वारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था जो सोम प्रकाश के नाम से प्रकाशित होता था। ठीक है, और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1858 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और इस समाचार पत्र जो सोम प्रकाश समाचार पत्र है, इससे ईश्वरचंद विद्यासागर भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर, द्वारकानाथ विद्याभूषण, इन दोनों लोगों का संबंध सोम प्रकाश से था। ठीक, और 1858 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। औपनिवेशिक काल के तृतीय चरण में रेल निर्माण पूंजी निवेश का प्रमुख क्षेत्र था। रेलवे का निर्माण लाभ की गारंटी 5% लाभ की गारंटी की व्याख्या पर आधारित था। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही, हर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए जो औपनिवेशिक शोषण का चरण है इसे 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। वाणिज्यिक चरण, जो वाणिज्यिक चरण है 1757 से 1813 तक औपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण था। दूसरा चरण 1813 से 1858 तक था। ठीक है, जिसे मुक्त व्यापार की नीति कहा गया। तीसरा चरण जो 1858 से उसके आगे तक था, जिसे आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति कहा गया था। ठीक, और इसी संदर्भ में इसी अंतर्गत जो है रेलवे का निर्माण भी किया गया था। और रेलवे के निर्माण के जो रेलवे का जो निर्माण किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, इसका जो खर्च है यह भारी भारी टैक्स लगा करके भारतीयों से ही वसूला जाता था। और जो अन्य अंग्रेज थे उनको भारत में निवेश करने के लिए क्या कहा जाता था, आकर्षित किया जाता था, और उनको उस पर भारी ब्याज दी जाती थी। और ये ब्याज का जो भुगतान करना होता था वो भारतीयों को करना होता था। ठीक है, तो ये भी एक मतलब कह सकते हैं कि निवेश के माध्यम से लाभ कमाने का एक जरिया हो गया था। सही आंसर ए हो जाएगा। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी या फिर हकीम अजमल खां? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
रामगढ़ अधिवेशन, इसकी मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी के अनुसार उचित समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को दोहराना आदि जो पहलू हैं इनको इस अधिवेशन में शामिल किया गया था और इस पर सभी ने सहमति व्यक्त की थी। तो सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में गठित पहला आधुनिक मजदूर संगठन था? पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन था? मद्रास मजदूर संघ, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन या फिर हिंद मजदूर सभा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मद्रास मजदूर संघ। मद्रास मजदूर संघ, इसका गठन वीपी वाडिया द्वारा किया गया था। मद्रास मजदूर संघ का गठन वीपी वाडिया द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1918 ईस्वी में किया गया था। डेट याद रखिएगा, ठीक है, 1918 में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो आपका ILO है, ठीक है, ILO का स्थापना कब किया गया था? 1919 में ILO का स्थापना किया गया था। तो मतलब जो मद्रास मजदूर संघ है यह ILO से भी पुराना है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, जो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ठीक, इसकी अगर हम बात करें, इसका गठन कब किया गया था? इसका जो गठन है 1920 में हुआ था। 1920 में इसका गठन हुआ था। NM जोशी और लाला लाजपत राय इनके प्रयासों से इसका स्थापना हुआ था, इसका गठन किया गया था। और जो आपका इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, इसका स्थापना 1941 में किया गया था। 1941 में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर का गठन MN रॉय द्वारा किया गया था, ठीक, MN रॉय द्वारा। और उसके बाद आपका जो अहमदाबाद टेक्सटाइल है, इसका स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 1918 में, ठीक। और इसी संगठन द्वारा महात्मा गांधी ने मजदूरों के लिए मध्यस्थता करने और अपने प्रसिद्ध ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मुख्य रूप से उल्लेख किया था, ठीक है। और जो आपका हिंदू मजदूर सभा है, हिंदू मजदूर सभा का गठन किया गया था 1948 में। 1948 में। तो ये सभी देखिए क्रम से लगाने के लिए भी पूछ सकते हैं। मद्रास मजदूर सभा 1918, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर 1941, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1920 और हिंदू मजदूर सभा 1948। देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो फेडरेशन है, इसी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा इरविन के समक्ष प्रस्तुत 11 सूत्री मांग में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? राजनीतिक कैदियों की रिहाई, पूर्ण शराबबंदी, सेना के व्यय में 50% की कटौती, नमक कर की समाप्ति, आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने की अनुमति। आपको कूड़ के हिसाब से बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है, कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 सभी विकल्प। इन सभी की मांग की गई थी महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। एक आंदोलन जो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चलता रहा, इसको निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व या किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बाबा रामचंद्र, मदारी पासी, इंद्र नारायण द्विवेदी या फिर कंपाराम। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मदारी पासी के द्वारा एक आंदोलन को नेतृत्व दिया गया था, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है? काकीनाडा अधिवेशन 1923, अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया था, मौलाना मोहम्मद अली। कानपुर अधिवेशन 1925, सेनी बेसेंट। लाहौर अधिवेशन 1929, वल्लभ भाई पटेल। हरिपुरा अधिवेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है कितने विकल्प इसमें से सही है। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। काकीनाडा अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा गलत है, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कानपुर अधिवेशन, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा नहीं किया गया था बल्कि सरोजिनी नायडू ने किया था। लाहौर अधिवेशन भी अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, वल्लभ भाई पटेल नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, बात बिल्कुल ठीक है। तो पहला और चौथा सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत है। बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, मराठों को चौथा और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया। कौन सा विकल्प सही है? कूड़ के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए मराठा सरदारों को जो बहादुर शाह प्रथम है, इसने दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया, लेकिन चौथ अधिकार नहीं दिया। चौथ वसूलने का जो अधिकार है यह नहीं दिया था और इसीलिए वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। बहादुर शाह ने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना और इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ाने की एक नीति अपनाई और उनको लड़ने के लिए छोड़ दिया, जिससे कि जो मराठा सरदार हैं ये एक दूसरे से संघर्ष करते रहे और इतने शक्तिशाली न हो पाए कि यह जो है बहादुर शाह प्रथम अर्थात मुगल साम्राज्य को चुनौती देने लगे, ठीक है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने लोहगढ़ या लौहगढ़ किले का निर्माण किया था? लौहगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? देखिए, लौहगढ़ किले का जो निर्माण है यह करा गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। बाकी गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें, इनका जन्म 1666 पटना साहिब बिहार में हुआ था। और लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। और यह जो किला है सिखों का प्रमुख केंद्र था। याद रखिएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापना कराया गया था और गुरु गोविंद सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, जो सैनिक अभियान है उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के योगदान दिया। मतलब कह सकते हैं कि एक सैनिक सर्वोच्चता को स्थापित करने पर बल दिया। 1699 में खालसा के सैनिक भ्रातृत्व की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने ही देश में धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों को संगठित कर एक सैनिक परिवेश में ढालने की नीति अपनाई थी। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अवध के नवाब सफदर जंग के बारे में देखिए। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। केंद्रीय कोष में राजस्व भेजना बंद किया। प्रशासन में स्थानीय हिंदुओं की नियुक्ति की। मणिपुर के युद्ध में अब्दाली का साथ दिया। कौन सा विकल्प अवध के नवाब सफदर जंग के बारे में सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसमें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त की बात बिल्कुल ठीक है और प्रशासन में स्थानीय हिंदुओं की नियुक्ति की बात भी ठीक है। तो सही आंसर इसका जो है 1 और 3 हो जाएगा। केंद्रीय कोष में राजस्व भेजना बंद कर दिया, यह गलत है। मणिपुर के युद्ध में अब्दाली का साथ दिया, ये बात भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, देखिए अगर हम देखें अवध स्वतंत्र अवध राज्य की जो स्थापना है वह सादत खां बुरहानु मुल्क ने की थी। कब की थी? 1720 ईस्वी में। ठीक, इसका कोई पुत्र नहीं था और अपनी पुत्री का विवाह इसने अपने भतीजे सफदर जंग से किया और इसी कारण यह उसका उत्तराधिकारी बना था। 1748 में मोहम्मद शाह ने सफदर जंग को अपनी वजीर नियुक्त किया था और उसके उत्तराधिकारी जो नवाब वजीर कहलाते थे। 1819 में इस वंश के 7वें शासक सादत खां ने अवध के राजा की उपाधि धारण कर ली। ठीक, सफदर जंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की और उसने नौकरियों देने में हिंदू और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई थी और उसकी सरकार के सबसे बड़े ओहदे पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय आसीन था। उसके प्रशासन में सूझबूझ का परिचय देते हुए मुगल बादशाह से संबंधों को सुधार बनाया और नियमित रूप से बादशाह को धन का एक निश्चित भाग भेजता रहता था। तो जो कह रहा है कि केंद्रीय कोष में राजस्व भेजना बंद कर दिया, यह गलत हो जाएगा। ठीक, और अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के मध्य जो मणिपुर का युद्ध हुआ था इसने मुगलों का साथ दिया था, यह आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका जो है ये है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, जहादर शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। और जो आपका मोहम्मद शाह है इसको कहा जाता है रंगीला बादशाह, इसको रंगीला कहा जाता है, इसको रंगीला कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका फरुख सियर है इसको कहा जाता है घृणित काजर। ठीक, घृणित काजर कहा जाता है इसे। ठीक है, ये भी याद रखेगा। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना की थी? इसकी स्थापना चिनकिलीज खां द्वारा की गई थी। ठीक है, निजामुद्दीन चिनकिलीज खां। और कब किया था इसने हैदराबाद का स्थापना? 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना चिनकिलीज खां ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 18वीं सदी में पारंपरिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। इस समय शासक विदेशी शक्तियों के दबाव के कारण सांस्कृतिक क्रियाकलापों में खर्च नहीं कर सकते थे। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, 18वीं सदी के दौरान सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में दुर्बलता के लक्षण दिखाई देते हैं। इस काल में भारत की संस्कृति पूरी तरह से परंपरावादी थी। तत्कालीन सांस्कृतिक क्रियाकलापों का जो खर्च है यह ज्यादातर शाही दरबार, शासक और सामंत तथा सरदार वहां के वहन करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सांस्कृतिक कार्यों की अवहेलना होने लगी और उन सांस्कृतिक शासकों में तेजी से गिरावट आई जो राजाओं और सामंतों के संरक्षण पर निर्भर करती थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत। दूसरे में क्या कह रहा है कि इस समय शासक विदेशी शक्तियों के दबाव के कारण सांस्कृतिक क्रियाकलापों में खर्च नहीं कर सकते थे। इसके पीछे रीजन ये नहीं था, जो देशी शासक रजवाड़े अन्य जो थे उनके ऊपर इतना कर लगा दिया जाता था या फिर उनसे जो सहायक संधि कर ली जाती थी कि इनके पास कुछ बचता ही नहीं था, कुछ पैसे नहीं बचते थे कि ये सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप है इसमें अपना योगदान दे सके, जिस कारण इसमें गिरावट देखने को मिला। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। मराठा प्रशासन में सहोत्रा शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? कृषि जोत का आकार, चौथ का भाग, न्याय प्रशासन का अधिकारी या फिर ग्राम का प्रमुख।
कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, चौथ का भाग। चौथ का भाग जो सहोत्रा है यह चौथ का भाग होता था। सही आंसर बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? यह था मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन ए हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, सही आंसर इसका जो है ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। टीपू के राज्य के किसान, टीपू के राज्यों के किसानों को संरक्षण मिलता था, उसको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। यह कथन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी का है? वारेन हेस्टिंग, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेजली? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, सर जॉन शोर। इसने कहा है कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसका जो साम्राज्य था वहाँ पे किसानों को संरक्षण दिया जाता था। ठीक है, वहाँ पे किसानों को संरक्षण दिया जाता था, किसानों से जो लगान है या कह सकते हैं जो कि भू राजस्व है वो कम लिया जाता था। ठीक है, जिससे कि किसान जो है बढ़ चढ़ करके उत्पादन कर पाए और राज्य की उन्नति में जो अपना योगदान दे पाए। और यह जो कथन है सर जॉन शोर का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। गुरु अंगद देव का योगदान क्या है? गुरु अंगद देव के योगदान की बात करें, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था गुरु अंगद देव ने। गुरु रामदास, अमृतसर मंदिर की स्थापना गुरु रामदास ने ही कराई थी। ठीक है, गुरु रामदास ने ही कराई थी। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था और गुरु हरगोविंद ने सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया था। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस पत्र या पत्रिका द्वारा नील विद्रोह का समर्थन किया गया था? अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पैट्रियट, संवाद कौमुदी या फिर युगांतर? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हिंदू पैट्रियट सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए नील आंदोलन की बात करें तो यह कब हुआ था? नील आंदोलन जो है 1859-60 में नील आंदोलन हुआ था। ठीक है, 59-60 में हुआ था नील आंदोलन। और इस विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में देखने को मिली थी, गोविंदपुर में, जहाँ पे दो भाई दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया था। ठीक है, बाकी जो है अमृत बाजार पत्रिका की बात करें, यह भी एक भारतीय समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन बांग्ला भाषा में किया जाता था और इसकी जो स्थापना है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। ठीक, संवाद कौमुदी, यह एक साप्ताहिक पत्रिका था, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था और इसका जो प्रकाशन है 1821 से प्रारंभ किया गया था। ठीक, 1821 से प्रारंभ किया गया था। युगांतर की बात करें, युगांतर का जो प्रकाशन है वारिंद्र कुमार घोष, अभिनव भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा कलकत्ता से किया जाता था बंगाली भाषा में और इसका जो प्रकाशन किया गया था युगांतर का, यह 1906 में किया गया था, 1906 में। इसका सही आंसर भी हो जाएगा हिंदू पैट्रियट। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध यानदबू की संधि द्वारा समाप्त हुआ था? यानदबू की संधि द्वारा कौन सा युद्ध जो है समाप्त हुआ था? देखिए, जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था यह यानदबू की संधि द्वारा समाप्त हुआ था और यह हुआ कब था? 1824 में हुआ था। ठीक है, 1824 में हुआ था और यह 26 तक चला था। ठीक, 26 तक चला था और 26 में यानदबू की संधि की गई थी और 1826 में यानदबू की संधि हुई थी, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 के बारे में देखिए, भारतीयों को शस्त्र लाइसेंस जारी करना, ICS परीक्षा भर्ती आयु में कमी, जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थता की समाप्ति, हिंदी भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध। इल्बर्ट बिल विवाद यह मुख्य रूप से किससे संबंधित था? देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद की अगर हम बात करें, इसका संबंध था जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थता की समाप्ति। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये किसके समय में आया था? रिपन के समय में आया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, रिपन के समय में आया था। और इल्बर्ट बिल विवाद था क्या, ये इसकी अगर हम बात करें तो उस समय जैसे जो भारतीय न्यायाधीश थे उनको केवल यह अधिकार था कि वह भारतीयों से रिलेटेड मामले की सुनवाई कर सकते थे। जो अंग्रेज भारत में रहते थे उनसे संबंधित मामले की सुनवाई करने का अधिकार जो हिंदू या भारतीय जो न्यायाधीश थे उनको प्राप्त नहीं था। भारतीय से रिलेटेड और अंग्रेजों से रिलेटेड मामले की सुनवाई जो अंग्रेज न्यायाधीश थे वो कर सकते थे, लेकिन जो भारतीय न्यायाधीश थे वह केवल हिंदू या कह सकते हैं कि भारतीयों से रिलेटेड मामले की सुनवाई कर सकते थे, अंग्रेजों से रिलेटेड मामले की सुनवाई नहीं कर सकते थे। इसी को समाप्त करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसका भारत में रह रहे अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा विरोध किया था, जिसके बाद पुनः इसे वापस लेना पड़ा था। तो याद रखिएगा, यह जो आपका जाति भेद है इसको समाप्त करने के लिए, असमर्थता को समाप्त करने के लिए लाया गया था, जिसका अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा विरोध किया, जिसके बाद इसको वापस ले लिया गया। ठीक, सही आंसर इसका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान पूना समझौता 1932 में शामिल था? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की समाप्ति, प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए 147 सीटों को आरक्षित करना, केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 25% सीटें आरक्षित करना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? सही विकल्प का चयन करना है और कूट के हिसाब से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा पहला और दूसरा। देखिए, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की समाप्ति, जैसे आपका जो पूना पैक्ट है, इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इसके पहले ये मांग की गई थी कि जो दलित लोग हैं उनके लिए भी एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था हो, अलग प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, जिसमें दलित वर्ग कम्युनिटी का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा और उनसे रिलेटेड लोग ही उसमें मतदान करेंगे, वोट करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी के आमरण अनशन के कारण पूना समझौता हुआ और इसमें जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी इसको नकार दिया गया। उसके साथ साथ जो प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें थी इसको बढ़ा करके 147 कर दी गई, ये बात तो ठीक है। लेकिन केंद्रीय विधानमंडल में इनके लिए 25% सीटें आरक्षित की गई थी, ये बात गलत है। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। ठीक है, पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है, तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें केंद्रीय विधानमंडल में इनके लिए जो सीटों का आरक्षण किया गया था वो किया गया था 18%। दलितों के लिए सीटों का आरक्षण 18% किया गया था, न कि 25%, तो तीसरा गलत है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने घेरे की नीति, जो सुरक्षित घेरे की नीति है, यह अपनाई। कंपनी ने राज्यों की रक्षा हेतु बफर स्टेट बनाने पर ध्यान दिया। कंपनी का मुख्य प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक ही सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक, देखिए, कंपनी ने राज्यों की रक्षा के लिए बफर स्टेट बनाने की बात की थी, ये बात सही है। तो इसका जो है 18वीं शताब्दी में जो घेरे की नीति है, सुरक्षित घेरे की नीति, यह इसका उल्लेख करता है। लेकिन इनको जो मुख्य चिंता थी, अंग्रेजों को जो मुख्य डर था, यह फ्रांसीसी और पुर्तगालियों की नहीं थी, ठीक है, बल्कि रूस और जो उधर जर्मनी था, ठीक है, और फ्रांसीसी थे, इनके थे। इसमें पुर्तगाली शामिल थे ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से ये था कि जो भारत के अन्य जो जैसे बंगाल वाले जो क्षेत्र है, बंगाल की रक्षा करने के लिए ये जो अवध वाला क्षेत्र है इसको बफर स्टेट के रूप में रखना। बफर स्टेट के रूप में रखने का तात्पर्य ये था कि जैसे मान लीजिए इधर से कोई आक्रमण करे, रूस हो गया या फिर अन्य जो बाहरी शक्तियां हैं जो अंग्रेजों के दुश्मन हैं, वो अगर भारत पर आक्रमण करते हैं, इनके उपनिवेश पर आक्रमण करते हैं, तो इनका सीधा कब्जा बंगाल पे न हो पाए और बीच में ये अवध रहे बफर स्टेट के रूप में। तो सबसे पहले ये बफर स्टेट के रूप में जो अवध है, यहाँ से अंग्रेज लड़ेंगे और इनको भगाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो जो क्षति हो वो अवध में हो, बंगाल में कोई भी क्षति न हो और इनका जो साम्राज्य है ये संकट में न आए। तो अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए किसी दूसरे साम्राज्य को या दूसरा जो क्षेत्र है उसे बफर स्टेट के रूप में रखने की नीति अपनाई गई थी। इसी को कहा जाता है सुरक्षित घेरे की नीति। सही आंसर से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। और अंग्रेजों के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा जो महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई गई थी उस समय के साथ, जैसे अगर हम बात करें, इनके द्वारा सबसे पहले सुरक्षित घेरे की नीति, जो घेरे की नीति अपनाई गई थी, घेरे की नीति अंग्रेजों ने 1813 से लेकर के 1857 ईस्वी तक, 1857 ईस्वी तक सुरक्षित घेरे की नीति अपनाई थी। 57 ईस्वी तक सुरक्षित घेरे की नीति अपनाई गई थी इनके द्वारा। उसके बाद अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई थी इन्होंने। अधीनस्थ पृथक्करण कह लीजिए, पृथक्करण की नीति अपनाई थी। और ये कब से कब तक था? इसकी अगर हम बात करें अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, यह जो है आपका, एक सेकेंड, ये 18 नहीं, ये आपका 1757 से लेकर के 1813 था। ठीक है, और ये 1813 से लेकर के 1857 तक था। उसके बाद जो इनके द्वारा नीति अपनाई गई थी वो अधीनस्थ संघ की नीति थी। अधीनस्थ संघ की नीति इनके द्वारा अपनाई गई थी 1857 से लेकर के 1935 तक, 1935। उसके बाद समान संघ की नीति अपनाई गई थी। समान संघ की नीति 1935 से लेकर के 1947 तक अपनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सुरक्षित घेरे की नीति 1757 से 1813, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1857, अधीनस्थ संघ की नीति 1857 से 1935 और सामान्य संघ की नीति 1935 से 1947।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करता था? संध्या, काल, पायनियर और युगांतर। फुट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। संध्या हो गया, काल हो गया और युगांतर, इनके द्वारा क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी की जाती थी। ठीक, संध्या, काल, युगांतर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए त्यागपत्र का कारण था? मुस्लिम लीग द्वारा मंत्रिमंडल का विरोध, चुनाव में भागीदारी एवं पद ग्रहण को लेकर के कांग्रेसियों में मतभेद, त्रिपुरी अधिवेशन में पटाभी सीतारमैया की हार, कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में शामिल करना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसमें सीधे सेकेंड वर्ल्ड वार न देकर के इसमें क्या किया है कि कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में शामिल करना, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार उसमें शुरू हुआ था उसमें कांग्रेस की सहमति के बिना ही इसको भारत को जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में झोंक दिया गया था, जिसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब हुआ था यह? 1930 में हुआ था, जिसे नमक आंदोलन या नमक दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तिलक स्वराज कोष की स्थापना का उद्देश्य था? तिलक स्वराज कोष की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन के संचालन के लिए धन जुटाना। और इसका गठन क्यों किया गया था? देखिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद अधिक लोगों को इससे जोड़ने के लिए और जो है धन इकट्ठा करने के लिए एक तिलक स्वराज फंड बनाया गया। ठीक है, जिससे कि असहयोग आंदोलन का संचालन जो है अच्छे से किया जा सके। ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में भारतीयों पर लगाए गए निम्नलिखित अभियोग हैं उनको क्रमक्रम व्यवस्थित करना। नासिक षड्यंत्र के, दिल्ली षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र और लाहौर षड्यंत्र, इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें अलीपुर षड्यंत्र सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था? 1908 में, 1908 में हुआ था अलीपुर षड्यंत्र। ठीक है, और उसके बाद है आपका नासिक षड्यंत्र, यह हुआ था 1909 में, 1909 में नासिक षड्यंत्र हुआ था। ठीक, दिल्ली षड्यंत्र की बात करें 1912 में, और जो आपका लाहौर षड्यंत्र है यह हुआ था 1928 में। तो इसका जो क्रम है वो हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हरित महाकुंभ का आयोजन किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरित महाकुंभ का आयोजन होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। प्रयागराज में हरित महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया था, किया जाता नहीं है, किया गया। ठीक है, जो ये महाकुंभ है इसे हरित महाकुंभ कहा गया था। ठीक, जो 31 जनवरी 2025 से प्रयागराज में लागू हुआ था, मतलब लगाया गया था। और इसकी अगर हम बात करें, यह जो है 4 स्थानों पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार जहाँ गंगा नदी के तट पे होता है, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पे, नासिक गोदावरी नदी के तट पे, और प्रयागराज गंगा यमुना और पौराणिक जो सरस्वती का संगम है यहाँ पे किया जाता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 का विषय क्या है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 का विषय क्या है? विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसके बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। इसका उद्देश्य जलमार्गों का विकास कर जल परिवहन को बढ़ावा देना। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिनिधि भी इसका सदस्य होगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री नहीं होता है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका अध्यक्ष जो है परिवहन मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई विशेषज्ञ होता है, न कि मुख्यमंत्री। तो ये गलत हो जाएगा। सही आंसर है बी। हाल ही में समाचारों में रहा धनौरी आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? धनौरी आर्द्रभूमि जो है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है धनौरी आर्द्रभूमि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस 2025 के बारे में देखिए, यह इसका 32वां सम्मेलन था। इसका विषय कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन था। इसका उद्देश्य महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्ति के विविध रूपों को उजागर करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। ठीक है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस, इसका यह 32वां संस्करण था।
इसका विषय कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों को उजागर करना, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। काशी तमिल संगमम 2025 के बारे में देखिए। यह कार्यक्रम काशी और तमिलनाडु के बीच के भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। काशी तमिल संगमम का जो आयोजन हमेशा कहाँ पे होता है? ये जो है आपके बनारस में होता है, वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस वर्ष की जो थीम है, इस एक भारत श्रेष्ठ भारत दृष्टिकोण से यह प्रेरित है। ठीक, ऑप्शन सी। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जगह पे किया गया है? यह किया गया लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखिए। यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ऊपरी गंगा के मैदानी संरक्षित क्षेत्र में स्थित है। यह दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का पार्ट है। गिरवा नदी इस अभयारण्य से होकर के गुजरती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही है। गिरवा नदी जो आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है, इसके बीचों बीच से प्रवाहित होती है। दुधवा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में यह स्थित है और बहराइच की ऊपरी गंगा वाला जो मैदान है वहां पे पाया जाता है, या कह सकते हैं कि स्थित है। तो तीनों विकल्प सही हो जाएगा। खबरों में रही पुस्तक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? इसकी रचना की अगर हम बात करें, माधव गोडबोले द्वारा इसकी रचना की गई। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। गंगा टास्क फोर्स के बारे में देखिए। इसका गठन 1 जनवरी 2025 को लखनऊ में किया गया था। इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के आदेश के तहत गठित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्या है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। देखिए इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय के आदेश के तहत गठित किया गया है, ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि रक्षा मंत्रालय कहाँ से इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, 1 जनवरी 2025 को लखनऊ में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत किया गया था और रक्षा मंत्रालय के आदेश के तहत इसका गठन किया गया था। तीनों विकल्प सही है। न्यू इंग्लिश स्कूल का स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। संस्कृत कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने किया था। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय। सेंट्रल हिंदू कॉलेज मैडम ब्लाउटस्की। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चौथा गलत हो जाएगा। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की अगर हम बात करें, ऊपर बताया गया है, इसकी स्थापना जो है जोनाथन डक्कन ने किया था। कब किया था? 1791 में। कहाँ किया था? बनारस में किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना मैडम ब्लाउटस्की नहीं बल्कि जो एनी बेसेंट है इनके द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1898 में किया गया था। और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चल करके BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो जाता है मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर ये हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में देखिए। टीपू ने अपना आधा राज अंग्रेज और उनके सहयोगियों को दे दिया। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? छूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही। सोचिए उस समय 3 करोड़ रुपए हर्जाना लगाया गया था। आज का अनुमान लगा सकते हैं, बिलियन में होगा। ऑप्शन सी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? जी आपको बताना है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। ठीक है, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1909, मद्रास अधिवेशन 1927, कलकत्ता अधिवेशन 1917 और कलकत्ता अधिवेशन 1933। किसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी? आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1909 की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी देखिए 1917 अधिवेशन जो है एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1927 अधिवेशन की बात करें, यह जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? 1927 मद्रास में इसका आयोजन हुआ था और M.A. अंसारी ने इसका जो है अध्यक्षता किया था। अभी ऊपर हम लोग देखे ही हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1933 की बात करें, इसका आयोजन कलकत्ता में हुआ था और नलिनी सेन गुप्ता द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता द्वारा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नलिनी सेन गुप्ता द्वारा।
ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने भू राजस्व वसूलने में उदारता की नीति का अनुसरण किया। टीपू सुल्तान ने राज और किसानों के बीच मध्यस्थों को समाप्त किया। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल एक ही कथन एक ही व्याख्या करता है। टीपू ने भू राजस्व वसूलने में उदारता की नीति का अनुसरण के बाद बिल्कुल ठीक है। टीपू सुल्तान ने राज और किसानों के बीच मध्यस्थों को समाप्त कर दिया और वह पैदावार का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में लेता था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की थी? किसके द्वारा किया गया था इसका स्थापना? देखिए, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, सेवा सदन की जो स्थापना है बहराम जी मलाबारी द्वारा सेवा सदन की स्थापना की गई थी, याद रखेगा। ठीक है, और कब किया गया था? 1908 में इसका स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित संगठनों में से किसकी या फिर किनकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अखिल भारतीय हरिजन संघ या फिर समाज समता संघ? कौन सा विकल्प इसका सही है? किसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी, बात बिल्कुल ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। समता या समाज समता संघ की स्थापना भी इनके द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें, जो आपका अनुसूचित जाति अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 में किया गया था। 1942 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना 1923 में इन्होंने किया था, 1923 में। ठीक है, और जो आपका समता समाज की स्थापना की बात करें, समता समाज की समाज समता का स्थापना इनके द्वारा किया गया था 1936 में। और वही से जो आपका अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, इसका स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1932 में, ये भी याद रखिएगा, 1932 में। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। झांसी का विलय, हिंदू विधवा पुनर्विवाद नियम, संथाल विद्रोह और पील आयोग का गठन। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। ठीक है, झांसी का जो विलय किया गया था, कब किया गया था? झांसी का जो विलय है राज्य हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने 1853 में झांसी का विलय कर लिया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाद नियम की बात करें 1856 में पारित हुआ, 1856 में पारित हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, 1855 में। पील आयोग का गठन कब किया गया था? पील आयोग का गठन किया गया था 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो स्वतंत्रता हुआ था, इसके बाद जो सैनिक हैं इनके अनुपात को निर्धारण करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो गठन हुआ था पील आयोग का, यह हुआ था 1857 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 3 2 4, 1 3 2 4। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख किया था? धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया गया था, और इसे भारत का उस समय भारत की पहली हिस्ट्री इकोनॉमी से रिलेटेड या अर्थशास्त्र की पहली बुक माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसकी रचना रमेश चंद्र दत्त ने किया था, और इसी में इन्होंने जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत है इसका उल्लेख किया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। कुछ दिवस और तिथि दी गई है, उससे सम्मिलित करना है। कुछ दिवस और तिथि है, उससे सम्मिलित करना है। बात करें अगर शोक दिवस कब मनाया गया था? शोक दिवस जो है मनाया गया था कब? शोक दिवस मनाया गया था आपका 16 अक्टूबर को। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी गई थी 17 अक्टूबर को। सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 22 दिसंबर को। मुक्ति दिवस 16 अगस्त को मनाया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 2 1 सेकेंड। सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था आपका 16 अगस्त को, और मुक्ति दिवस 22 दिसंबर को। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, 1 2 4 3। ठीक, 1 2 4 3। 16 अगस्त जो आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में। ठीक है, 1946 में। और मुक्ति दिवस की अगर हम बात करें, मुक्ति दिवस की बात करें, यह कब मनाया गया था? यह मनाया गया था आपका 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को। 1939 को। शोक दिवस ये आपका बंगाल विभाजन 1905। और खिलाफत दिवस की बात करें, खिलाफत आंदोलन जब शुरुआत की गई थी 1919 में, तब का। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सतनामी विद्रोह से संबंधित था? सतनामी विद्रोह से किसका संबंध था? इसमें जो गुरु घासीदास हैं इनका संबंध था सतनामी विद्रोह से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका बी।
और सतनामी विद्रोह की शुरुआत की अगर हम बात करें, सतनामी विद्रोह जो है कब हुआ था, तो इसका जो हुआ था सतनामी विद्रोह, ये मुख्य रूप से आपका एक जाति भेद आंदोलन था, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के दलित समुदायों, विशेषकर जो वहाँ के निचले तबके के जो लोग हैं, उनके आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना लेकर के उनमें जो अंधविश्वास है, जातिवाद है, भेदभाव है, बाह्य आडंबर है, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। और इनके जो गुरु घासीदास की अगर हम बात करें, यह 1756 से लेकर के 1836 तक सक्रिय थे, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। मद्रास पर फ्रांसीसी विजय के कारण शुरू हुआ। इसकी समाप्ति पुदुचेरी की संधि द्वारा हुई। युद्ध के पश्चात मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना, वो हो जाएगा सही। इसकी समाप्ति पुदुचेरी की संधि द्वारा हुआ, यह आपका गलत है, ठीक है। प्रथम फ्रांसीसी या प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, यह किस संधि के बाद समाप्त हुआ था? देखिए, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो यह एक्सला सैम्पेल की संधि द्वारा समाप्त हुआ था, ना कि पुदुचेरी की संधि। तो सिर्फ गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? वह उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले, उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने बंबई में ज्ञान प्रसारण मंडली की स्थापना की। इन्होंने अपने समाचार पत्र इंडिया रिव्यू में उपनिवेशों में स्वशासन संबंधी विचार प्रस्तुत किया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? छूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत क्यों है? देखिए, इंडिया रिव्यू नामक समाचार पत्र का संपादन G.A. नटेसन के द्वारा किया गया था और अंग्रेजी भाषा में इसका संपादन किया जाता था, ठीक है। तो इंडिया रिव्यू जो है, इसका जो संपादन है या इसका जो प्रकाशन है, G.A. नटेसन द्वारा किया जाता था, नटेसन द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया न्यायिक सुधारों में शामिल था? प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान विधि लागू करना, दीवानी न्याय भारतीय अधिकारियों के अधीन लाया गया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका है। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। वेलेजली भारत को नेपोलियन के प्रभाव से बचाना चाहता था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। नारीवादी तर्कों पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना निम्नलिखित में से किसकी रचना है? स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना की गई है ताराबाई शिंदे द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ताराबाई शिंदे द्वारा, ठीक। और इसका जो प्रकाशन है पहली बार कब किया गया था? 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था पहली बार। बंगाल विभाजन के बारे में देखिए, बंगाल विभाजन प्रस्ताव 1903 को बंगाली एवं संजीवनी पत्रिका ने इसका कड़ा विरोध किया। 1903 का बंगाली और संजीवनी पत्रिका ने इसका विरोध किया। इसका उद्देश्य मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम कर उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था से धन की निकासी के प्रमुख घटक थे? भारत राज्य सचिव से संबंध व्यय, विदेशी पूंजी निवेश पर देय ब्याज, ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को प्राप्त लाभांश, कंपनी के सैन्य एवं असैन्य व्यय। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही है, चारों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं है? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और चितरंजन दास। इसका समाजवादी पार्टी की स्थापना से संबंध नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, चितरंजन दास इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। चितरंजन दास का इससे संबंध नहीं है, ठीक। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऊपर बताया गया है, वारेन हेस्टिंग ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डक्कन। फोर्ट विलियम कॉलेज, वेलेजली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किससे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है मेटकॉफ को, मेटकॉफ को। इसके समय में कुछ समाचार पत्रों से रिलेटेड जो प्रतिबंध लगाए गए थे,
इसको या इसने समाप्त कर दिया था, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है इसने समाचार पत्रों से रिलेटेड बहुत से सुधार किए थे, जिस कारण इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन 1918 में गठित उत्तर प्रदेश की किसान सभा से संबंधित नहीं है? 1918 में जो उत्तर प्रदेश की किसान सभा का गठन किया गया था, कौन इससे संबंधित नहीं है? गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी, स्वामी शाहजानंद सरस्वती। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, स्वामी शाहजानंद सरस्वती का इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से भारत में पुर्तगालियों की असफलता के कारण थे? भारत में पुर्तगालियों की असफलता के पीछे जो रीजन है वो क्या था? धार्मिक असहिष्णुता, व्यापारिक हितों के विपरीत कार्य, यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष, नए उपनिवेश, ब्राजील की खोज। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। नया उपनिवेश, ब्राजील की खोज के कारण पुर्तगाली जो है भारत में कम ध्यान देने लगे, जिससे पिछड़ गए। ये धार्मिक असहिष्णुता मतलब धार्मिक जो भावनाएं हैं इसको यह ठेस पहुंचाते थे, मतलब भारतीयों के धर्म में। अंग्रेज क्या है कि जब वर्चस्वशाली हो गए भारत में, तब जाकर के भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप किए, और ये आते ही भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप करने लगे, जिससे जो है यह भारतीयों से इनका कड़ा प्रतिरोध रहता था। उसके साथ साथ व्यापारिक हितों के विपरीत यह कार्य करते थे, ठीक है। व्यापारिक हितों को छोड़ करके बाकी अन्य जो है अन्य मसलों पर यह बढ़ चढ़ के कार्य करते थे। यूरोपीय शक्तियों से इस बार प्रॉपर संघर्ष हुआ, ठीक है, जिससे यह पिछड़ गए। तो चारों विकल्प सही हो जाएगा। वाडिवास का निर्णायक युद्ध निम्नलिखित में से किन यूरोपीय शक्तियों के बीच में हुआ था? वाडिवास का जो युद्ध है किसके किसके बीच में हुआ था? देखिए युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, वाडिवास का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वाडिवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कब हुआ था, यह 1760 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सवाई राजा जयसिंह ने आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणों या पर्यवेक्षणशालाओं का निर्माण करवाया। वह एक महान खगोल शास्त्री थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह के बारे में देखिए, यह अंग्रेजी सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर आरोपित प्रतिबंध का परिणाम था। इसका उल्लेख आनंद मठ में मिलता है। इसका दमन कॉर्नवालिस ने किया था। सन्यासी विद्रोह के बारे में कौन सा विकल्प सही है? फूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। सन्यासी विद्रोह जो 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक रहा, और सन्यासी विद्रोह का जो दमन है कॉर्नवालिस ने थोड़ी किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था? इसका दमन किया गया था वारेन हेस्टिंग द्वारा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने इसका दमन किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता संबंधी मापदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया था? किसमें किया गया था? यह अपनाया गया था चार्टर एक्ट 1833 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। विलेजरी द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा चयनित युवाओं के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था? अभी ऊपर बताया गया है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना 1800 ईस्वी में किया था इसने, विलेजरी ने, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना करा था। न्यू इंग्लिश स्कूल जो आगे चल करके फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? न्यू इंग्लिश स्कूल जो आगे फर्ग्यूसन कॉलेज में कन्वर्ट हो गया था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो स्थापना है वो करी गई थी बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही है। समाचार पत्र मराठा, मराठी भाषा में दर्पण अंग्रेजी, अल हिलाल उर्दू, सोम प्रकाश बांग्ला। कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, 3 और 4 सही है। अल हिलाल उर्दू, सोम प्रकाश बांग्ला। देखिए मराठा तो मराठी में प्रकाशित नहीं होगा, ठीक है, सेम नहीं। ये समाचार पत्र मराठा है तो इसका प्रकाशन मराठी में बिल्कुल नहीं होगा, ये अंग्रेजी में प्रकाशित होगा, अंग्रेजी में, ठीक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और उसके बाद आपका दर्पण, बात करेगा दर्पण की। दर्पण जो है पहला मराठी भाषा का समाचार पत्र था, ठीक है, जो ये बाल शास्त्री जाम्बेडकर द्वारा प्रकाशित किया गया था 1832 में, ठीक है। तो ये मराठी भाषा में प्रकाशित होगा। बाकी अल हिलाल उर्दू और सोम प्रकाश बांग्ला। अल हिलाल उर्दू, अल हिलाल की अगर हम बात करें, इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1912 में, 1912 में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक। और उसके बाद है आपका दर्पण। दर्पण की बात करें, दर्पण का जो प्रकाशन किया गया था मराठी में किया गया था, और दर्पण का प्रकाशन 1832 में किया गया था, ठीक है। सोम प्रकाश की बात करें, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा 1858 में इसका प्रकाशन किया गया था। और जो मराठा समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन है 1881 81 81 है, 1881 में
बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1830 में हुए मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी मोहम्मद अली अंसारी, मौलाना हजरत मोहानी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मोहम्मद इकबाल। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने की अध्यक्षता में 1921 में समाचार पत्रों को कानूनों की समीक्षा के लिए समाचार पत्र समिति का गठन किया गया था? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू ने, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है, इसके बारे में बताना है कि किन समाचार पत्रों के विरुद्ध यह मामला दर्ज करा गया था? भारत में ही ढाका प्रकाश, सोम प्रकाश और सहचर। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत में ही सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश और सहचर, इन सभी के विरुद्ध मामला दर्ज करा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। नील विद्रोह प्रेरित करने वाले कारक कौन थे? नील उगाने के लिए कम भुगतान, नील एवं खाद्यान्न फसलों की समान परिपक्वता अवधि, नील की कृषि से मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण होना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। नील एवं खाद्यान्न फसलों की समान परिपक्वता अवधि मतलब जिस समय खाद्यान्नों का उत्पादन होता था उसी समय नील का भी उत्पादन होता था, जिससे अंग्रेज जब नील का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करते, मतलब विवश करते थे, प्रतिबंधित करते थे, ठीक है, तो यह खाद्यान्न का उत्पादन किसान नहीं कर पाते थे, ये भी एक रीजन था। ठीक है, जिसपे फोर्सफुली जो है अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करने के लिए लोगों को क्या किया जाता था? मजबूर किया जाता था। ठीक, तो तीनों विकल्प सही हो जाएगा। कौन रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? किसका संबंध रहनुमाई मजदायसन सभा से नहीं है? महादेव गोविंद रनाडे का संबंध इससे नहीं। बाकी दादा भाई नौरोजी फरजोन जी और एस बंगाली, ये तीनों लोग रहनुमाई मजदायसन सभा से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। द इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा जो है सुभाष चंद्र बोस की है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन कब किया गया था? 1942 में। करजन कीचनर विवाद यह किससे संबंधित है? करजन कीचनर विवाद जो है सैन्य प्रशासन में व्याप्त दोहरे नियंत्रण की समाप्ति से संबंधित है। करजन कीचनर विवाद, ठीक है, जैसे करजन पूरा जो सैन्य प्रशासन का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहता था, जबकि कीचनर चाहता था कि उसके क्षेत्र का अधिकार उसे प्राप्त हो, इसी को लेकर के विवाद हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा या फिर अनुशंसाएं इसमें की गई थी? संविधान में अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान करना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की समाप्ति, पद सोपानात्मक न्यायपालिका का गठन। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किन संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? किन संगठन द्वारा साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया गया था? जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सेंट्रल सिख संघ, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी फेडरेशन। कौन सा विकल्प इसमें सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें कूट के हिसाब से आपको बताना है और इसका सही आंसर सी हो जाएगा जस्टिस पार्टी, और उसके साथ साथ आपका जो सेंट्रल सिख संघ है और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी फेडरेशन, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। सही आंसर सी हो जाएगा 1, 3, 4। निम्नलिखित में से किसने इस्लामिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था? फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा किया जाता है। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा, और यह मुख्य रूप से 1818 में शुरू किया गया था। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है प्रथम फाउंडेशन द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रथम फाउंडेशन द्वारा, जिसे असर रिपोर्ट भी कहा जाता है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में देखिए। इस मिशन की घोषणा 24-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण करना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। वार्मिंग ऑफ हाउ क्लाइमेट चेंज इज चेंजिंग सपोर्ट, मेंडेलियर और अहिंसा हड़प्पा सप्ताह पर 100 विचार, अरुण शौरी, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट, देवदत्त पटनायक, प्रॉफिट सॉन्ग, पॉल लिंच। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही, मतलब कौन सी जो है पुस्तक और उसके रचनाकार सही सुमिलित है। फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा।
अहिंसा हड़प्पा सभ्यता पर 100 विचार, ये पुस्तक की रचना देवदत्त पटनायक ने की थी। देवदत्त पटनायक ने इसकी रचना की थी, ठीक है। और द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट, इसकी रचना, इसकी जो रचना है, इस पुस्तक की रचना विनायक दामोदर सावरकर के विषय में पुस्तक है और अरूण शौरी द्वारा इसकी रचना की गई थी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सही आंसर सी हो जाएगा 1-2। सरस आजीविका मेला 2025 के बारे में देखिए। यह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के द्वारा संचालित है। इसकी थीम है लखपति दीदी को निर्यात क्षमता का विकास। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। सेरेंगेटी संरक्षित क्षेत्र, सेरेंगेटी संरक्षित क्षेत्र का संबंधित में से किस देश से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंजानिया से। ऑप्शन ए तंजानिया से है। हाल ही में विकसित आइरिस चिप के बारे में देखिए। इस चिप का विकास IIT खड़गपुर और इसरो के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग अंतरिक्ष क्षेत्र में लॉन्च वाहनों, ग्राउंड स्टेशनों पर किया जाएगा। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स और औद्योगिक IoT उपकरणों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। देखिए IIT मद्रास और इसरो ने मिलकर के हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुप्रयोग के लिए एक महत्वपूर्ण स्वदेशी तकनीक उपलब्धि हासिल की, जिसका नाम है आइरिस, ठीक है, आइरिस है। और यह चिप भारत में निर्मित तीसरा सफल शक्ति चिप है, जो 2018 में विकसित रीमो और 20 में बने जो आपका चिप है, इसके बाद इसका निर्माण किया गया है, ठीक। तो इसरो, IIT मद्रास और इसरो द्वारा किया गया, इसमें खड़गपुर नहीं है, IIT मद्रास है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। बाकी यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी अगर हम बात करें तो यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स और औद्योगिक IoT उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। लेकिन देखिए रामसर सूची में शामिल जो क्षेत्र है यह कहाँ पे, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में, और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य केरल में है, थेचो पलरी आर्द्रभूमि सिक्किम में है, और उधवा झील है झारखंड में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केवल 3, ठीक है, केवल 3। देखिए इसमें अगर हम बात करें जो आपका खेचन और मीनार आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिससे पहले 4 नई आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया था। वर्तमान समय में कुल टोटल 91 हो गई है। सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य या केरल नहीं, ये भी आपके तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में, तो यह गलत हो जाएगा। और खेचो पलरी आर्द्रभूमि की बात करिए आपके सिक्किम में, ये बात बिल्कुल ठीक है। उधवा झील ये झारखंड में, ये भी ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेजी में लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लेजी में लोक नृत्य का जो संबंध है यह किस राज्य से है? इसका संबंध है महाराष्ट्र से। ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र से। भारत अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए व्योममित्र रोबोट मिशन 2025 में प्रक्षेपित होगा। पहला मानव युक्त गगनयान मिशन भेजा जाएगा 2026 में। भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना 2028 में होगा। चंद्रमा पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारा जाएगा 2040 में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। देखिए भारत का पहला जो मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है, इसे भारत का पहला मानव ये 2026 नहीं 2027 में भेजा जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत जो है 2035 तक अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन का स्थापना करेगा। तो अंतरिक्ष स्टेशन का स्थापना 28 नहीं बल्कि 2035 तक करा जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। बाकी दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित दिवसों को कालानुक्रम में के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो दिवस दिए गए हैं इनको क्रम से अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस, थल सेना दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें, यह मनाया जाता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अगर हम बात करें तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, विश्व कुष्ठ रोग दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक। इसका जो सही आंसर ओ डी हो जाएगा, 1 2 4 3। कौन सा विकल्प अहरार आंदोलन के बारे में सही नहीं है? हकीम अजमल खां, मजहरुल हक, मौलाना मोहम्मद अली और रहीमतुल्लाह सयानी। कौन जो है अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, रहीमतुल्लाह सयानी का इससे कोई संबंध नहीं है। अहरार आंदोलन की बात करिए कब हुआ था? अहरार आंदोलन बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था, और बंगाल के मुसलमानों द्वारा अहरार आंदोलन करा गया था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही है? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ,
स्त्रियों को मतदान का अधिकार, लोक सेवा आयोग की स्थापना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1, 3, 4। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ, इसकी कोई बात नहीं की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए एक चिकित्सा मिशन भेजा गया था? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ये है मुख्तार अहमद अंसारी के नेतृत्व में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मुख्तार अहमद अंसारी के नेतृत्व में सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिशों द्वारा प्रारंभ किए गए अस्थायी भूमि बंदोबस्त के परिणाम थे? कंपनी की आय सुनिश्चित करना, भूमिहीन मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, निष्ठावान सहयोगियों की प्राप्ति हुई, कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, कृषकों की स्थिति में अंग्रेजों के रहते हुए कभी भी सुधार नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिनिधित्व, देखिए बाकी इसके बारे में और अगर हम देखें, जो कंपनी की आय सुनिश्चित हुई, सही बात है, कंपनी को एक निश्चित और नियमित रूप से आय मिलने लगा, आय का सोर्स प्राप्त हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ी, जैसे जो किसान जो भू राजस्व मतलब देने में सक्षम नहीं थे या फिर नहीं दे पाए, उनकी भूमि को नीलाम कर दी गई, जिससे ये भूमिहीन मजदूर बन गए। ठीक है, तो भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई, बात भी ठीक है। निष्ठावान सहयोगियों की प्राप्ति हुई, इसका मतलब क्या है? जैसे ये कंपनी जो है कर वसूली करने के लिए जो ठेकेदार जमींदारों को कर वसूली करने का अधिकार देते थे, और ये जो ठेकेदार जमींदार थे यह अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे, क्योंकि इनको भी एक निश्चित आय की प्राप्ति होती थी। तो तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा भारतीय राष्ट्रवादियों निम्नलिखित में से किस अधिवेशन या किस अधिनियम की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप दिया था? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है? भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध है लॉर्ड मैकेंजी, जिन्हें हॉल्ट मैकेंजी भी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है 1819 की घटना है, 1819 की घटना है, जिनके द्वारा यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में सबसे पहले इसे महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था जो है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग पर यह लागू किया गया था, और यह व्यवस्था भारत में लगान की दर का कुल उपज का 80% स्टार्टिंग में निर्धारित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद विलियम बेटिक ने मार्टिन बर्ड, जिन्हें उत्तर भारत में भूमि का व्यवस्थापक या फिर प्रवर्तक माना जाता है, इनके सहयोग से एक रेगुलेशन पारित करवा करके इसके तहत दर को कम करके 66% कर दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसे मार्च 2025 में केंद्रीय सभा का अध्यक्ष चुना गया है? केंद्रीय सभा का अध्यक्ष चुना गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय सभा का अध्यक्ष चुना गया था, 1925 में। ठीक है, ऑप्शन डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दमन के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा कनिंघम सर्कुलर जारी किया गया, यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अप्रभावी था? असम, उड़ीसा, बंबई या फिर बंगाल? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए असम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगर इसमें पूछता कि चीन और चाय के साथ जो व्यापार होता था उसे छोड़ करके बाकी जो व्यापारिक एकाधिकार है उसे समाप्त किया गया, तो वो 1813 के अंतर्गत, और पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया 1833 में। ठीक है, तो इसका में क्या पूछा है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त करने की बात की जा रही है, तो वो आपका 1833 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी असफलता के कारण थे? ब्रिटिश नौसैनिक सर्वोच्चता, फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार, ब्रिटिश सेनापतियों की कुशलता। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी असफलता के जो कारण थे, ब्रिटिश नौसैनिकों की सुरक्षा, ये बात बिल्कुल ठीक है। फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, ठीक, जैसे जो अंग्रेजी कंपनी थी वो निजी कंपनी थी, जो भी डिसीजन थे त्वरित तुरंत लिए जाते थे। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी और इसमें कोई भी डिसीजन लेने में बहुत देरी की जाती थी और सरकार इसमें बढ़ चढ़ के योगदान नहीं करती थी। ठीक है, तो ये भी एक है रीजन। और अंग्रेजों का बंगाल पर जो अधिकार हो गया था, इससे भी जो है बहुत धन की प्राप्ति हुई, जिससे इनकी सैनिक सर्वोच्चता स्थापित हुई, ये भी सही है। ब्रिटिश सेनापतियों की कुशलता, ये जो फ्रांसीसी सैनिक थे उनसे कुशल भी थे, तो ये भी एक रीजन था। सही आंसर डी हो जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे?
दूसरे सत्याग्रही कौन थे बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहले सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किया गया तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था, ये भी याद रखिएगा। 1940 में प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इसमें शामिल नहीं था। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करना, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करना, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करना, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। कौन अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करना, इसका कोई भी जिक्र अगस्त प्रस्ताव में नहीं किया गया था, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें जो बात की गई थी भारत के लिए डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी, भारत को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करने की बात की गई थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की भूमिका की बात की गई थी, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। ठीक है, तो ये सभी जो निर्णय हैं, ये सभी जो वादे हैं किए गए थे अगस्त प्रस्ताव में। स्वराज पार्टी के गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था, इस गठन का मुख्य उद्देश्य था विधानमंडल में प्रवेश कर सरकार को सुसंगत विरोध करना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास द्वारा इसका स्थापना कराया गया था। ठीक है, इसका गठन किया गया था स्वराज पार्टी का। कब किया गया था? 1923 में करा गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किस जनजाति विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है? किस जनजाति विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है? हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मुंडा जो विद्रोह बिरसा मुंडा द्वारा जो किया गया था, ये आपका उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सर सैयद अहमद खां के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पाश्चात्य शिक्षा को इन्होंने समर्थन दिया, देशभक्ति एसोसिएशन की स्थापना की, तहजीब उल अखलाक का प्रकाशन किया, इस्लाम में मौजूदा कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। कौन सर सैयद अहमद खां के बारे में सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चारों विकल्प इनके बारे में सही हो जाएगा। ठीक है, चारों विकल्प सही है, तो सही आंसर डी है। भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखित क्रांतिकारी दस्तावेज बम का दर्शन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से लिखा गया था? यह जो है गांधी जी द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की आलोचना के प्रत्युत्तर में भगवती चरण बोहरा ने बम का प्रकाशन किया था, बम दर्शन का। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, और इनकी जो पुस्तक है, इसको जैसे आपको एग्जाम में अगर देखने को मिले फिलोसफी ऑफ द बम, किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा भगवती चरण बोहरा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और गांधी जी के द्वारा जो क्रांतिकारी गतिविधियों की आलोचना की गई थी, इसके प्रत्युत्तर में इन्होंने इसकी रचना की थी। 1857 के बाद हुए प्रशासनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति, राजवाड़ों की विलय की नीति का परित्याग, रूढ़िवादी वर्गों का विरोध, भारतीय नौसैनिकों या भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों के अनुपात में वृद्धि। कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर आपका सी हो जाएगा 1 2 4 1 2 4। तीसरा गलत है, रूढ़िवादी वर्गों का विरोध। इसका इसमें कोई भी मतलब रूढ़िवादी वर्गों का विरोध नहीं किया गया था। ठीक है, बाकी पहला दूसरा चौथा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से किस कारण से मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया था? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया था, इसके पीछे जो रीजन है वो था पाकिस्तान की मांग का अस्वीकार होना। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से किस कारखाना अधिनियम ने 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था? यह कौन सा कारखाना अधिनियम था? यह कारखाना अधिनियम 1881 का कारखाना अधिनियम था, जो रिपन के समय पर पारित हुआ था। रिपन के समय में आया था 1881 का कारखाना अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही है। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक की रचना एस.एन. सेन ने की थी। 1857 की रचना अशोक मेहता ने की थी। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट वी.डी. सावरकर। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट की रचना वी.डी. सावरकर ने की थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। और द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इसकी रचना जो रमेश चंद्र मजूमदार हैं इनके द्वारा की गई थी। आर.सी. मजूमदार ने की थी, ये बात भी ठीक है। 1857 की रचना की बात करें, इस पुस्तक की रचना सुरेंद्र नाथ सेन ने की थी, एस.एन. सेन ने की थी। ठीक है, एस.एन. सेन ने। और द ग्रेट रिबेलियन की बात करें,
द ग्रेट रिवेलियन की रचना की गई थी अशोक मेहता द्वारा। ठीक है, तो यह दोनों सही हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में अलग पाकिस्तान की परिकल्पना का जन्मदाता माना जाता है? भारत में अलग पाकिस्तान की परिकल्पना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली सही आंसर इसका सी है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा 1878 में गठित राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का उद्देश्य था? राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का उद्देश्य था विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना, ऑप्शन सी, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना। दुर्बल गुप्तचर व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की दुर्बलता, कृषि पर अत्यधिक बल, सामुदायिक विकास पर अत्यधिक व्यय। कौन सा विकल्प इसमें से बताना है कि कितने अंग्रेजों से मराठों की हार के कारण में शामिल थे? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, देखिए दुर्बल गुप्तचर व्यवस्था, मराठा सैनिक गुप्तचर व्यवस्था से पूर्णतः अपरिचित थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और राजनीतिक व्यवस्था की दुर्बलता, पेशवा ने जब छत्रपति की शक्ति संभाली तो अधीनस्थ शक्तियां सरदार जैसे गायकवाड़, होलकर, सिंधिया आदि भोसले ने अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, जिससे जो है शक्ति क्षीण हुई। ठीक है, तो राजनीतिक दुर्बलता भी देखने को मिली थी। कृषि पर बल नहीं, कृषि पर अत्यधिक बल, कृषि पर अत्यधिक बल गलत है, कृषि पर बल नहीं दिया गया। ठीक है, औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध काल में मराठे क्षेत्र में कृषकों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ठीक, तो ये आपका गलत है, कृषि पर अत्यधिक बल नहीं, बल्कि कृषि पर बल ही नहीं दिया गया था। सामुदायिक विकास पर अत्यधिक व्यय नहीं किया गया था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, सही आंसर भी है। सूरत अधिवेशन 1907 के बारे में देखिए। नरमपंथी विदेशी माल के बहिष्कार के साथ अंग्रेजों को सहयोग के पक्षधर थे। गर्मपंथी साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को देशव्यापी बनाना चाहते थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रासबिहारी घोष को चुना गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को उनके स्थापना के कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। उनके स्थापना के कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। गौ सेवा संघ की स्थापना इन्होंने कब करी थी? गौ सेवा संघ की स्थापना इनके द्वारा करा गया था 1941 में, इन्होंने गौ सेवा संघ की स्थापना करी थी। ठीक है, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की बात करें 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? साबरमती आश्रम का स्थापना इन्होंने 1915 में किया था, 1915 में। गुजराती विद्यापीठ का स्थापना 1920 में किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, क्रम से व्यवस्थित करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 1857 के विद्रोह और दमनकर्ता, झांसी में यूरोज ने दमन किया था, इलाहाबाद में कर्नल नील ने, लखनऊ में कैंपबेल ने और जगदीशपुर में विसेंट ऑयर ने। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर रेडी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में नियोजित में से किसने नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की थी? चीतू पांडे के नेतृत्व में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया था? नरबली प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो हर्डिंग के समय में लगाया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हर्डिंग के समय में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक, किसने मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा दिया था? मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन ए इसका सही है। सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की गई थी पांडुरंग वामन काणे द्वारा, ऑप्शन ए, पांडुरंग वामन काणे द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल था? राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, अस्पृश्यता की समाप्ति, स्वदेशी का प्रसार। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर रेडी हो जाएगा, इन तीनों की बात, असहयोग आंदोलन के समय इन तीनों पर बल दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मराठा सेनापति ने सवाई राजा जयसिंह के साथ मिलकर के विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया था? इसका प्रयास किसने किया था? इसका प्रयास किया था परशुराम भाऊ ने, परशुराम भाऊ ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुदाई खिदमतगार के लाल कुर्ती धारकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? यह किस विद्रोह की घटना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930। ठीक है, 1930, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत गठित बटलर समिति का उद्देश्य था? हर्टोग बटलर समिति का जो गठन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारने के लिए इसका गठन किया गया था। और ये पूछ सकता है कि कब किया गया था, तो 1927 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक थे? भारत में प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक कौन कौन थे ये आपको बताना है और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसमें चार्ल्स विल्किंस और H.H. विल्सन, इन्होंने प्राच्यवादी शिक्षा का समर्थन किया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1857 विद्रोह से संबंधित मंगल पांडे ब्रिटिश सेना की किस रेजिमेंट में नियुक्त हुए थे? या किस रेजिमेंट के सैनिक थे? तो यह जो है 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के रेजिमेंट के सैनिक थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला स्नातक थी? इसका जो सही आंसर क्या होगा? ये थी आपकी कादम्बनी गांगुली, ऑप्शन सी हो जाएगा, कादम्बनी गांगुली। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन लाला लाजपत राय ने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था पंजाबी, द पीपल, द वंदे मातरम और सुधारक। इसमें से किसका प्रकाशन लाला लाजपत राय द्वारा करा गया था, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। सुधारक का प्रकाशन लाला लाजपत राय ने नहीं करा था। ठीक है, सुधारक की बात करें, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और गणेश आगरकर द्वारा इसका प्रकाशन करा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1861 के अधिवेशन से संबंधित है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली का प्रारंभ, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, द्वैशासन प्रणाली की समाप्ति, भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार। कौन सा विकल्प इसमें सही है? देखिए इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो विशेषता क्या थी, इस अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। कैनिंग द्वारा 1869 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया। 1784 के अधिनियम के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कार्य हैं इसको अलग कर दिया गया। 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। राजाजी फार्मूला, इसके बारे में देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर अस्थायी सरकार का गठन करेंगे। विभाजन की स्थिति में रक्षा, संचार और व्यापार हेतु संयुक्त समझौता किया जाएगा। कौन सा विकल्प जो आप राजाजी फार्मूला है इसमें किसका उल्लेख किया गया था बताना है। इसका सही आंसर बी, दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, देखिए राजाजी फार्मूला पेश किया गया था सी राजगोपालाचारी द्वारा। कब किया गया था? 1944 में किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए किया गया था। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से किसकी बात की गई थी? इसमें अगर हम बात करें, लीग केंद्र में अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस का सहयोग करेगी, तो पहला गलत है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर के अस्थायी सरकार नहीं बनाएगी, बल्कि मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस की सहायता करेगी एक अस्थायी सरकार बनाने के लिए। ठीक है, स्थायी नहीं, अस्थायी सरकार बनाने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ विभाजन की स्वीकृति की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य, संचार की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से समझौता किया जाएगा, इसकी भी बात की गई थी। और ये सभी शर्तें तभी प्रभावी होंगे जब इंग्लैंड ने भारत को पूर्ण शक्तियां हस्तांतरित कर दी तब। ठीक है, तो मतलब जब पूर्ण शक्ति हस्तांतरित कर देगा ब्रिटेन तब यह समझौता लागू होगा, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, वेतन आयोग के बारे में देखिए, आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में पहले वेतन आयोग का गठन 1946-47 में करा गया था। इसकी सिफारिश गैर बाध्यकारी प्रवृत्ति की होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा केवल 2। ठीक है, वेतन आयोग की अगर हम बात करें, वेतन आयोग या केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समीक्षा और उसकी निर्धारित करने के लिए इसका गठन किया जाता है। अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करता है। वास्तविक नियुक्ति केंद्र सरकार से होती है। ठीक है, और पहला 1946-47 में पहले वेतन आयोग का गठन किया गया था। वेतन आयोग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है, सरकार इन पर विचार कर सकती है। ठीक है, तो यह गैर बाध्यकारी प्रवृत्ति की होती है, बात बिल्कुल ठीक है। और तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं करी जाती है। ठीक है, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चर्चा में रहे शब्द ग्लियोब्लास्टोमा, ग्लियोब्लास्टोमा का संबंध किससे है? ग्लियोब्लास्टोमा एक प्रकार का कैंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यह एक प्रकार का कैंसर है जो मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है। ठीक है, हाल ही में जीआई टैग, हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को जीआई टैग दिया गया है? यह कहाँ का है? घरचोला है गुजरात का, ऑप्शन डी हो जाएगा। खबरों में रहे पार्थ सारथी मंदिर के संदर्भ में देखिए, यह भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण वेसर शैली में किया गया है। यह नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में निर्मित मंदिर है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा?
कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें एक सही है, ठीक, केवल एक सही है, और वो एक कौन है? देखिए पार्थ सारथी मंदिर की अगर हम बात करें, भगवान शिव नहीं, यह किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण बेसर शैली में किया गया है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण किया गया है, इसका जो निर्माण किया गया है यह द्रविड़ शैली में किया गया, न कि बेसर शैली में। द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और इन नरसिंहवर्मन फर्स्ट के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। नरसिंहवर्मन फर्स्ट के समय में इन्हीं के द्वारा यह मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला दूसरा गलत है और तीसरा सही है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में देखिए, इसका गठन संसद के अधिनियम के तहत किया गया है। यह श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सीधे श्रम मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है सामाजिक समावेश और सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा एक, पहला सही, दूसरा गलत। हाल ही में सुर्खियों में रहे 6x6 रणनीति, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए इसका जो संबंध है यह एनीमिया से है। ये वीडियो आज का थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, और कंटिन्यू लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे बोलते रहना, वीडियो रिकॉर्ड करना अपने आप में बहुत ही बड़ा टास्क है। आई होप आप लोग समझते होंगे। देखिए इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और आप लोगों के लिए इतना जो किया जाता है, ठीक है, कंटिन्यू बिना रुके हुए 1.5 घंटे 2 घंटे कंटिन्यू बोला जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि वाकई में आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी मेहनत की जाती है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, और अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें। और देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि गलत है, और या फिर उसका एक्सप्लेन जो है वो गलत करा गया है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। ठीक है, जरूर बता दिया करें। देखिए इतना लंबा जो है वीडियो रिकॉर्ड करना, धीरे धीरे जो है होकर इतना लंबा जो है 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करने से क्या है कि कहीं कहीं हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाएं, और गलतियां जो है इंसान से ही होती हैं। तो अगर कहीं लगे आप लोगों को कि कुछ गलत बताया गया है या फिर कुछ गलत हो गया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन कर लें, और बहुत ही आपको एफोर्डेबल प्राइस पर बहुत ही कम प्राइस पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया है। वेरियस प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए हैं, जहाँ पे आपको सीसेट के मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट मिल जाएंगे, फुल टेस्ट मिल जाएंगे, उसके साथ साथ करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो 6x6 रणनीति है यह एनीमिया उन्मूलन से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, खबरों में रहा चश्मा परमाणु संयंत्र, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में करा गया है? चश्मा परमाणु संयंत्र का स्थापना हुआ है पाकिस्तान में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चश्मा परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है पाकिस्तान में, चीन के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया है। तो सही आंसर इसका जो है आपका डी हो जाएगा। नोरो वायरस के बारे में देखिए, नोरो वायरस के बारे में, इसे वोमिटिंग बग भी कहा जाता है। यह डायरिया उत्पन्न करने वाला रोटा वायरस के समान है। इसका निदान एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉर्बेंट एसो एलिसा परीक्षण द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहला आपका सही है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। और डायरिया उत्पन्न करने वाला रोटा वायरस के समान, ये बात भी ठीक है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें जो तीसरा आपका है वो गलत है। ठीक है, तीसरा आपका जो है वो गलत है, क्योंकि रोना वायरस के लिए यह एक प्रमुख निदान विधि है। ठीक है, रोना वायरस के लिए यह एक प्रमुख निदान विधि है। ठीक, और जो आपका नोरा वायरस के निदान के लिए आमतौर पर CRT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलिमराइजेशन चेन रिएक्शन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। एलिसा टेस्ट की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से एंटीबॉडी या फिर एंटीजन पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हाल ही में जारी विभिन्न राज्यों का जो लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक है, इसमें देखिए इसे पहली बार 2020 में जारी किया गया था। भू आवेष्टित राज्यों में, मतलब जो लैंडलॉक राज्य हैं उसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अचीवर्स श्रेणी में शामिल हैं। तटीय राज्यों में केरल, पश्चिम बंगाल एस्पायरेंस श्रेणी में शामिल है। ठीक है, एस्पायर्स श्रेणी में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक 2024। यह रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉजिस्टिक व्यवस्था की दक्षता सुगमता को मापने के लिए किया जाता है, और पहली बार इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ था 2020 नहीं 2018 में करा गया था। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। ठीक, दूसरा तीसरा सही है।
नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला वीरता पुरस्कार का सही क्रम है? वीरता पुरस्कार का सही क्रम है, इसमें देखिए आपका अशोक चक्र आ जाएगा, उसके बाद महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। सही आंसर इसका जो है आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन सी। अशोक चक्र जो सबसे उच्चतम शांति काल का वीरता पुरस्कार है, और यह शांति काल में सर्वोच्च साहस और वीरता में को मान्यता देने के लिए युद्ध काल के अशोक चक्र के समान होता है परमवीर चक्र, ठीक है। महावीर चक्र यह युद्ध काल में दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। कीर्ति चक्र अशोक चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च शांति काल का चक्र है। और शौर्य चक्र की बात करें, यह शांति काल में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये तीनों शांति काल में दिया जाता है। महावीर चक्र यह युद्ध के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं इसके लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहाँ पे आपको अब तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं और आगे जो प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मटेरियल्स आपको अपलोड किया जाएगा वो सब वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दिया करें, और जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में दे दिया करें, और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए ये भी बताया करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी जिन लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट करके यहाँ रिवीजन के पर्पज से देख सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ आप वीडियो देख करके वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को उचित लगे कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।